नमस्ते और मेरे साथ गुनाह या साजिश में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में जानना पसंद है तो ये निश्चित रूप से आपका ही चैनल है। इसे सुनिश्चित करें कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक दें और कमेंट भी करें। आज मैं जिस केस को कवर करने जा रही हूँ, या ऐसे बोले कि आज मैं जिस क्राइम के बारे में, ट्रू क्राइम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वह एक ऐसा मामला है जिसे मैं कई कारणों से कवर करना चाहती थी, कई कारणों से आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह मामला एक ऑनर किलिंग का मतलब है कि किसी भी परिवार, वंश या समुदाय के किसी भी सदस्य की उसके सगे संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या, जो परिवार और समाज की प्रतिष्ठा के नाम पे की जाती है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें दो व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी एडल्ट है, बच्चे नहीं है, अपना फ्यूचर का सोच समझ सकते हैं, फिर भी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उन्हें अपने परिवार या समुदाय के लोग द्वारा मार दिए जाते हैं। इसका कारण होता है जाति, धर्म, गोत्र, सामाजिक स्तर या अन्य ऐसे तत्व जो व्यक्तियों के बीच में प्रेम और समानता को बाधित करते हैं। यह एक ऐसा अपराध है जिसका अंजाम देने वाले लोग आपके अपने होते हैं, जो अपने आप को समाज का रक्षक मानते हैं, जबकि वास्तव में वो समाज के शत्रु हैं। वे अपने आप को सम्मान के नाम पर आपका हत्या करने का अधिकार समझते हैं, जबकि वास्तव में वो सम्मान का अपमान करते हैं। हत्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो आज हम आपके सामने सफीलिया अहमद का केस लेकर आए हैं। सफीलिया अहमद एक 17 साल की लड़की है, जो एक पाकिस्तानी है और ब्रिटिश मूल की लड़की है, यानी कि वो है तो पाकिस्तान से, लेकिन जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ और वो ब्रिटेन में ही पली बड़ी, और ऑनर किलिंग के नाम पे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आइए डिटेल में इस कहानी को जानते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएंगे। मेरा मानना है कि कोई भी अपराध उतना चौंकाने वाला नहीं होता है जितना कि जब कोई माता पिता अपने बच्चों की हत्या करते हैं। मेरे विश्वास प्रणाली के विपरीत है जो हमें पेरेंट्स बनाते हैं। क्या कोई पेरेंट अपने ही बच्चों को अपने झूठी सम्मान के खातिर मार सकता है? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। संतान पैदा करने की इच्छा, अपनी संतान के माध्यम से अर्थ खोजने की इच्छा, उसकी रक्षा करने की इच्छा, संतान को हर कीमत पर इस हद तक ले जाने की कि अगर कोई मेरे बच्चों को एक खरोच भी पहुंच जाए तो पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं होता। इस कहानी को जानने के बाद आपको भी यही लगने लगेगा कि सभी बच्चों को पेरेंट्स तो मिलना चाहिए, लेकिन सभी लोग यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि सभी पेरेंट्स को बच्चे नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ये डिजर्व ही नहीं करते कि वो पेरेंट्स बने, वो माँ बाप बने, उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं एक 17 साल की मासूम लड़की की कहानी, जिसे बड़ी ही निर्मम तरह से जिसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहानी की शुरुआत सितंबर 2003 में होती है। अचानक से ब्रिटेन में एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सफीलिया अहमद होता है, वो अपने ही घर से लापता हो जाती है। उसका कुछ पता नहीं होता वो कहाँ गायब हो गई, और इसका रिपोर्ट उसके कॉलेज का एक टीचर पुलिस को करता है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि सफीलिया अहमद एक कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही होती है। लॉ वो पढ़ने में अच्छी होती है, उसे लॉ में अच्छा लगता है पढ़ना। ऐसा हमने देखा है कि कभी कभी कोई स्टूडेंट किसी टीचर का फेवरेट होता है, वैसे ही सफीलिया उस टीचर की फेवरेट थी। और टीचर ये नोटिस करता है कि एक वीक से सफीलिया अहमद, एक सप्ताह से सफीलिया अहमद कॉलेज नहीं आ रही है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि सफीलिया अहमद बहुत स्टूडियस है, एक पढ़ने वाली अच्छी लड़की है, और वो कभी ऐसे एब्सेंट नहीं होती। जब भी एब्सेंट होती है उसका एक रीज़न होता है, या तो वो बीमार होती है, या तो पहले से परमिशन लेती है,
या कुछ ऐसे उसे छुट्टी लेनी होती है तो वो पहले ही इन्फॉर्म करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वह अचानक से एक सप्ताह से कॉलेज नहीं आती है, तो टीचर उसके दोस्तों से भी पूछताछ करता है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि क्यों नहीं आ रही है। टीचर उसे सफीलिया अहमद के फ़ोन पे भी कॉल लगाता है, लेकिन उसे सफीलिया अहमद से बात नहीं हो पाती उसकी। फिर वो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है, पेरेंट्स से मिलने जाता है और पेरेंट्स से पूछता है कि सफीलिया अहमद कहाँ है, वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो उसे जो उसके पेरेंट्स, सफीलिया अहमद के पेरेंट्स का जो जवाब मिलता है, उसे सुन के वो बहुत ही आश्चर्य में आ जाता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, उन्हें भी नहीं पता कि सफीलिया अहमद कहाँ गई। वो बोलते हैं कि एक सप्ताह से उन्होंने भी सफीलिया अहमद को नहीं देखा है, वह घर नहीं आई है। ये सुन के टीचर को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या कोई पेरेंट्स ऐसे आराम से रह सकते हैं जिनकी 17 साल की बेटी एक सप्ताह से घर नहीं आई है। उसे कुछ अजीब लगता है और वो टीचर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। फिर पुलिस आती है, पुलिस भी पेरेंट्स से पूछताछ शुरू करती है, क्योंकि पुलिस को भी पेरेंट्स पे ही पहले शक होता है कि कोई पेरेंट्स ऐसे आराम से बिना रिपोर्ट लिखाए नहीं रह सकता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है, लेकिन उन्हें पुलिस को सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है। फिर महीनों तक उसकी तलाश चलती है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा करते करते 10 साल निकल जाते हैं और 10 साल बाद पता चलता है कि सफीलिया अहमद के साथ क्या हुआ था। तो चलिए थोड़ी बैकग्राउंड में जाते हैं, शुरू से समझते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो होता ऐसा है कि 14 जुलाई 1986 को सफीलिया अहमद का जन्म होता है। सफीलिया अहमद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल की लड़की होती है। उसके पिता का नाम इफ्तिकार अहमद होता है, जो कि पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव से होता है। उसका पिता जब 20 से 25 साल की उम्र रही होगी लगभग, तो वो पाकिस्तान से ब्रिटेन आ जाता है काम के सिलसिले में, काम खोजते हुए, और फिर उसे कुछ काम मिल जाता है और वो वहीं रहने लगता है। फिर वहाँ उसे रहते रहते एक ब्रिटिश लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों मिलते हैं। फिर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग बहुत खुशी से रहते हैं, इफ्तिकार अहमद और उसकी वाइफ। फिर उनका एक बेटा भी होता है। फिर अचानक इफ्तिकार अहमद को घर से फ़ोन आता है, पाकिस्तान से उसकी माँ का फ़ोन आता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे मिलना चाहती है। ये खबर सुनकर इफ्तिकार अहमद वापस अपने गांव जाता है पाकिस्तान। वो वहाँ जाता है तो फिर थोड़े दिन माँ के साथ रहता है, पूरे फैमिली के साथ रहता है। जब सब ठीक हो जाते हैं तो बताता है कि उसने ब्रिटेन में एक ब्रिटिश लड़की के साथ ही शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। ये सुन के सारे उसके घर वाले वहाँ बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उसको समझाते हैं अपने कल्चर के बारे में। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो एक पाकिस्तानी नहीं है और एक ब्रिटेन लड़की है। उसको बहुत समझाने के बाद दोबारा से इफ्तिकार अहमद भी मान जाता है, तो उसकी दूसरी शादी वहाँ पे कर दी जाती है। उसकी दूसरी शादी जो होती है वो एक पाकिस्तानी लड़की रहती है जिसका नाम फरजाना अहमद होता है। फरजाना है, अब दोबारा से इफ्तिकार अहमद की शादी हो जाती है फरजाना अहमद से और वापस वो ब्रिटेन आ जाता है। ब्रिटेन आता है जब, तो वो अपनी पहली पत्नी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने एक पाकिस्तानी लड़की से पाकिस्तान में शादी कर ली है और वो अपनी ब्रिटिश वाइफ को डिवोर्स दे देता है, उसे छोड़ देता है, तलाक दे देता है। और कुछ दिन काम करने के बाद वो फरजाना अहमद को भी यहाँ पाकिस्तान से ब्रिटेन बुला लेता है और फिर दोनों ब्रेडफोर्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रहना शुरू कर देते हैं। फिर उनके जीवन में खुशी का पल आता है, जो कि 14 जुलाई 1986 जब उनके घर में उनकी बड़ी बेटी सफीलिया अहमद का जन्म होता है। सफीलिया अहमद के जन्म होने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वहीं पास में वारिंगटन में मूव कर जाते हैं। और वहाँ मूव करने के बाद उनकी 2 और बेटियां होती है। उनका परिवार बड़ा हो जाता है, सारे हंसी खुशी से रहने लगते हैं।
बहुत अच्छे होते हैं। फिर सफीलिया अहमद बड़ी होती है, फिर 2003 का समय आता है। तो सफीलिया अहमद ब्रिटिश होती है क्योंकि उसका वहीं पे जन्म होता है, उससे अपनी वहाँ की संस्कृति अच्छी लगती है, शुरू से वो वहाँ रही होती है, वहाँ के कल्चर में घुली मिली होती है और वो लॉ की पढ़ाई करती होती है। तो वो कॉलेज जाती रहती है, उससे ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर, ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं आता, पर्दा उसे पसंद नहीं आता और उसके पेरेंट्स को ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि उसे पाकिस्तानी कल्चर नहीं पसंद है और ब्रिटिश कल्चर ज़्यादा पसंद है। उसके पेरेंट्स बार बार इस चीज़ पे उसे रोकते टोकते रहते हैं, हमेशा समझाते हैं और मना करते हैं। और होता ये भी है कि सफीलिया अहमद की क्लास में एक लड़का होता है जिसे वो पसंद करती है, या ऐसा कहें दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और सफीलिया अहमद अपना फ्यूचर उसी के साथ देखती है क्योंकि उसने ब्रिटेन में ही रह के अपनी शुरू से पढ़ाई करी, अपना बचपन बिताया, बड़ी हुई, तो उसे पाकिस्तान उतना पसंद नहीं आता, उसे यहीं रहने का मन होता है। फिर होता यूँ है कि 18 फरवरी 2003 को पाकिस्तान में उनकी एक रिलेटिव के यहाँ शादी होती है और सब उस शादी को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं। सफीलिया अहमद भी जाती है, पूरा फैमिली जाता है और ये लोग वहाँ पे जाके और बिना सफीलिया अहमद की जानकारी में लड़का देख रखा होता है और कोशिश करते हैं कि सफीलिया अहमद की वहाँ शादी करा दे। सफीलिया अहमद इस बात के लिए राजी नहीं होती है, पूरे घर वाले उससे नाराज होते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी शादी हो जाए। सफीलिया अहमद को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो इस शादी से इनकार कर देती है। फिर उसके पेरेंट्स को ये चीज़ अपने सम्मान पे आ जाती है, उन्हें लगता है कि ये परिवार का नाम खराब कर देगी, सारे समाज के सामने उनकी हंसी उड़ेगी और उनका धर्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। फिर वो लोग वहाँ पे होते हैं और अचानक से क्या होता है ये चीज़ कि सफीलिया अहमद शादी से इनकार करती है और उसे जब फोर्सफुली शादी करने के लिए बोला जाता है, वो शादी से बचने के लिए फिनाइल पी लेती है। तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसका गला पूरी तरह जल जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसे, लेकिन लकीली वो बच जाती है और उसे वही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर उसको देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही नाजुक होती है। उसका इलाज वहाँ शुरू हो जाता है, कई महीनों तक वो हॉस्पिटल में रहती है। तब तक सफीलिया अहमद के भाई बहन के बहनों और उसके मम्मी पापा का छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और उन्हें वापस ब्रिटेन जाना पड़ता है। तो वो लोग सफीलिया अहमद को वहीं पे पाकिस्तान में छोड़ देते हैं ताकि उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और ये लोग वापस से ब्रिटेन आ जाते हैं। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद इन्हें वापस से 27 मई 2003 को सफीलिया अहमद को उसके पापा इफ्तिकार अहमद बुला लेते हैं वापस से ब्रिटेन और एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस से उसे लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं। फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो ठीक हो जाती है तो वापस से वो कॉलेज जाना शुरू कर देती है। लेकिन उसके जैसा उसके पेरेंट्स सोच रहे थे कि वो चेंज हो जाएगी, वैसा उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वो अभी भी ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से ही रहना पसंद करती है और यही का रहन सहन उसे पसंद आता है और उस लड़के के साथ जो उसकी क्लास में होता है इसको वो पसंद करती है, उसका अपना मेलजोल बढ़ा के रखती है। इसके बाद क्या होता है कि अचानक 18 सितंबर 2003 का टाइम आता है जब उसके टीचर नोटिस करते हैं कि सफीलिया अहमद एक सप्ताह से स्कूल कॉलेज नहीं आ रही है, कहाँ है, और वो इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो हम पुलिस के पास जब उसका टीचर जाता है तो सबसे पहले जब पुलिस आती है तो उसके पेरेंट्स के साथ पूछताछ करती है। पेरेंट्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं और बहुत ही आराम से बोलते हैं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जब सफीलिया अहमद गायब हुई है, वो पहले भी गायब हो चुकी है और वो ऐसा करती रहती है, इसलिए बहुत नॉर्मल है, वो फिर आ जाएगी घर। तो पुलिस बोलता है कि ये क्या है, तो पूरी स्टोरी डिटेल में बताते हैं। तो होता यूँ है कि इसके पहले भी 4 बार सफीलिया अहमद घर छोड़ के जा चुकी है और अपने आप वापस आ जाती है। जब पुलिस रिकॉर्ड में चेक करता है तो उसे भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स सच बोल रहे हैं।
और होता ऐसा है कि सबसे पहली बार 11 सितंबर 2003 को उसके पेरेंट्स उसको देखे होते हैं लास्ट टाइम अपने घर पे। और वो जब सारी स्टोरी बताते हैं तो वो बोलते हैं कि सफिया अहमद पहले भी बहुत बार घर से गायब हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जब वो घर छोड़ के गई थी तो वो बस 10 साल की थी, और ये 10 मार्च 1989 की बात है, जब वो बस 12 साल की होती है, जब वो घर छोड़ के गायब हुई होती है और वो अपनी बहन को लेके जाती है और फिर शाम तक वापस आ जाती है। उसके पेरेंट्स इस टाइम भी पुलिस को रिपोर्ट लिखवाया होता है और ये पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मिल जाता है। फिर सेकेंड टाइम 25 नवंबर 2002 में एक बार और वो गायब होती है घर से, जबकि फिर वो उसके पेरेंट्स पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट कराते हैं और सफिया अहमद वापस से पार्क में मिलती है। थर्ड टाइम 3 फरवरी 2003 में वो गायब होती है अपने एक दोस्त के साथ और 2 दिन तक गायब रहती है। फिर 5 फरवरी 2003 में वो मिलती है एक स्टेट हाउस शेल्टर में, वहाँ जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जो कि अनाथ है, जिसके पेरेंट्स नहीं है, उनके पास वो मिलती है। और वहाँ वो पुलिस को डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन करती है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे मारते पीटते हैं, उसे बंद करके रखते हैं, उसकी मर्जी का नहीं करने देते हैं, तो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती है। फिर उसके समझा बुझा के कॉम्प्रोमाइज करके उसे वापस घर भेज दिया जाता है। और इसके बाद टाइम आता है 18 फरवरी 2003। ये 15 फरवरी 2003 की बात है, जब उस लास्ट टाइम गायब हुई थी फ्रेंड के साथ और उसने कंप्लेन किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। इसके बाद 18 फरवरी 2003 को शादी के नाम पे उसे पाकिस्तान ले जाया जाता है, जहां उसे फोर्सफुली शादी करने के लिए बोला जाता है, जिससे बचने के लिए वो फेनाइल पीती है। और इसके बाद 18 सितंबर से वो गायब है। तो पुलिस छानबीन शुरू करती है, लेकिन ये सब जानने के बाद पुलिस को भी लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, वो जाती है और आ जाती है तो इस बार भी मिल जाएगी। और पुलिस अपनी छानबीन जारी ही रखती है। तभी उसको पुलिस को सफिया अहमद के घर से उसकी लिखी हुई कुछ कविताएं और लेख मिलते हैं, जो कि वहाँ के किसी लोकल न्यूज़पेपर वाले को मिल जाता है और वो न्यूज़पेपर वाला पेपर में निकाल देता है, मैगजीन में आ जाता है। तो कविताएं सुन पढ़ कर लोग भावुक हो जाते हैं, जिसमें सफिया अहमद ने अपने फ्रीडम के बारे में लिखा था, उसके ऊपर हो रही उत्पीड़ना के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे उसकी फैमिली वाले उसको टॉर्चर करते हैं। लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं और सब लोग उसके सपोर्ट में आके खड़े होते हैं और पुलिस पे दबाव डालते हैं कि सफिया अहमद को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। कई महीनों तक सफिया अहमद की खोजबीन चलती रहती है, फिर उसका कुछ अता पता नहीं मिलता है। अभी एक दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें उसे लगता है कि एक लड़की जा रही है और वो लड़की सफिया अहमद है। पुलिस उस फुटेज को लेके जाती है सफिया अहमद के पेरेंट्स के पास, उसको दिखाती है और उसके पेरेंट्स कंफर्म करते हैं कि सफिया अहमद ही है। तो पुलिस को लगता है कि चलो कम से कम सफिया अहमद अभी तक जीवित है। उसके बाद कुछ दिन बाद ये सीसीटीवी फुटेज वो उसकी टीचर को भी दिखाते हैं। टीचर मना कर देता है वो साफ, और उसके दोस्तों को भी दिखाते हैं। सब बोलते हैं कि नहीं, ये सफिया अहमद नहीं है, ये कोई और लड़की है। ये सोच के पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। जब उसकी बेटी नहीं है तो उसके पेरेंट्स क्यों बोला कि ये उसकी बेटी है। ये सुनकर पुलिस को भी उसके पेरेंट्स पर शक होता है और फिर पुलिस चुपके से सफिया अहमद के घर पे एक ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस इंस्टॉल कर देती है, जिससे वो पेरेंट्स की बातें सुनती होती है। और पेरेंट्स की बातें सुन के जब रिकॉर्डर से वो पेरेंट्स की बातें सुनती होती है, तभी उन्हें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो सुन के उन्हें उनका शक और यकीन में बदलने लगता है। वो एक बार सुनते हैं कि वो इफ्तिकार अहमद जो सफिया अहमद के पापा थे, वो अपनी वाइफ से बोल रहे होते हैं कि यहाँ ब्रिटेन में अगर तुम 40 मर्डर्स भी कर दो और अगर पुलिस को लाश नहीं मिलती या कोई सबूत नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाती है। ये सुन के पुलिस को बहुत आश्चर्य होता है कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद उसके पापा सफिया अहमद के पापा फिर से कुछ बोल रहे थे ऐसा कि उन्हें शक है कि अगर पुलिस कार में चेक करे तो शायद उन्हें कुछ डीएनए मिल जाए। इन सब बातों के आधार पे
पुलिस इफ्तिकार अहमद को और उसके 5 फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट करती है, फिर थाने लाती है, पूछताछ करती है, और लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलता, इफ्तिकार अहमद कुछ बोलता नहीं है और फिर से पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब ऐसा करते करते 2004 आ जाता है, 1 साल तक निकल जाता है, पर अभी तक सफीलिया अहमद के बारे में कुछ पता नहीं चला। तभी 2004 में, यानी कि सफीलिया अहमद के गायब होने के 1 साल बाद, ब्रिटेन के एक फेमस कैंट रिवर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से पानी का स्तर काफ़ी ऊपर आ जाता है, हर तरफ पानी आ जाता है। तो पूरा और उसके कुछ दिन बाद जब पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा नीचे जाता है, पानी का बहाव कम होता है, तो 3 लोग जो बाढ़ में बचाव का कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो कि बिल्कुल ही पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, जिसका पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो सफीलिया अहमद के घर से काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर होती है। फिर भी पुलिस को कुछ शक होता है और वो सोचती है कि क्यों ना हम इस बॉडी का एक DNA चेक कराएं और मैच करें उसके पेरेंट्स के साथ, शायद ये बॉडी सफीलिया अहमद की हो। इस सोच के साथ वो पेरेंट्स से DNA के लिए की जांच के लिए मांग करते हैं, पूछते हैं, और पेरेंट्स को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं होता और वो भी मान जाते हैं। फिर बॉडी का DNA सैंपल लिया जाता है और पेरेंट्स के DNA सैंपल का मैच किया जाता है और वो पूरी मैच हो जाती है। और 1 साल बाद सबको पता लगता है कि जिस सफीलिया अहमद की तलाश अभी तक पुलिस और उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके टीचर कर रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। लेकिन अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल होता है कि सफीलिया अहमद मरी कैसे, उसकी हत्या किसने की और कब की, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और फिर से पुलिस एक शक के आधार पे उसके पेरेंट्स को अरेस्ट करती है, सफीलिया अहमद के पेरेंट्स को अरेस्ट करती है। फिर से पूछताछ चलती है, लेकिन सबूतों के अभाव पे उनके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं होता है। फिर वो छूट जाते हैं और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम निकल जाता है। 2003 से अब 2010 आ जाता है, 7 साल इस बात को निकल जाता है। धीरे धीरे इस केस को सब भूलने लगते हैं, लोग भूल जाते हैं, पेरेंट्स भी अब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वापस से सफीलिया अहमद का केस को पुलिस को रीओपन करना पड़ता है। तो होता यूँ है कि 25,000 2010 को इफ्तिकार अहमद के घर में एक चोरी हो जाती है और सफीलिया अहमद के केस के बाद इफ्तिकार अहमद एक फेमस नाम बन जाता है और सब इसको जानते होते हैं। चोरी के बाद पुलिस एकदम से सतर्क हो जाती है और पुलिस के ऊपर दबाव भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सफीलिया अहमद के केस में कुछ नहीं कर पाती। तो चोरी के केस में वो बहुत एक्टिव होती है और चोर को ढूंढने लगती है। फिर कुछ ही दिनों बाद इफ्तिकार अहमद के घर में चोरी जो हुई थी, उसके लिए पुलिस इफ्तिकार अहमद की बेटी अलीसा अहमद को अरेस्ट करती है। सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों। फिर अलीसा अहमद को अरेस्ट करने के बाद अलीसा अहमद से पुलिस पूछताछ करती है, तो अलीसा अहमद ये कबूल करती है कि उसने ही अपने घर पर चोरी कराई थी, और चोरी कराने का रीज़न वो बताती है कि उसे जितने पैसे चाहिए होते हैं उसके पेरेंट्स नहीं देते हैं और उसे कुछ करने नहीं देते हैं, इसीलिए वो पैसे के लिए, अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए अपने घर में चोरी कराती है। पुलिस जब अलीसा अहमद से पूछताछ कर रही होती है तो उन्हें एक अवसर जैसा लगता है कि क्यों ना इससे इसकी बहन के बारे में भी पूछताछ करे। जब अलीसा अहमद से पुलिस पूछताछ करती है उसकी बहन सफीलिया अहमद के बारे में, तो उससे पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि शायद इसको कुछ ऐसा पता है जो बात किसी को नहीं पता। तो पुलिस फिर अलीसा अहमद को थोड़ा डराती है, थोड़ा लालच देती है और डरा के वो बोलती है कि तुमने अपने ही घर में चोरी कराई है, इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है, तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है, तुम्हें फ्यूचर में कोई जॉब नहीं देगा, तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अगर तुम इन सबसे बचना चाहती हो तो तुम मुझे अगर बता दोगी कि सफीलिया अहमद के साथ क्या हुआ है, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सज़ा बहुत कम से कम हो।
अलीशा डर जाती है और इस बात के लिए तैयार हो जाती है। फिर अलीशा जो राज खोलती है, जिसको सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलीशा बताती है कि साफिलिया अहमद का मर्डर उसके पापा ने ही किया था, क्योंकि उसके पापा को पसंद नहीं था कि वो ब्रिटिश कल्चर की तरफ उसका रुझान ज़्यादा था। वो एक लड़के से प्यार करती थी। ये सब एक वजह है जिसकी वजह से उसके पापा ने पॉलिथीन उसके फेस पर डालकर उसको तब तक सफोकेट करने दिया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और फिर उसके पापा ने सबको बोला कि अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो सबका यही हश्र होगा जो उसने अपनी बड़ी बेटी के साथ किया है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। और उसके बाद 5 सितंबर 2010 को पुलिस फिर से फरजाना अहमद और इफ्तिकार अहमद को अरेस्ट करती है। और अब उनके पास एक सबूत होता है, उनकी ही बेटी का बोला हुआ, अलीशा अहमद का बोला हुआ। और अलीशा अहमद सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाती है और अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ गवाही देती है और सच बताती है। लेकिन चूंकि अलीशा अहमद के पे ऑलरेडी चोरी का इल्ज़ाम होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता, पुलिस के पास ज़्यादा सबूत नहीं होता है। अरेस्ट होने के 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है और ये दोनों वापस से छूट जाते हैं। पुलिस फिर सबूत इकट्ठे करने में लगती है और फिर से 21 मई 2021 को फिर से इन्हें अरेस्ट करती है और वापस से केस स्टार्ट होता है। चेस्टर क्राउन कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और पुलिस बहुत जोर शोर से सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। फिर जब 9 जुलाई 2012 को फरजाना अहमद को लगता है कि अब वो इसमें बुरी तरह फंस चुकी है, पुलिस को पता लग चुका है कि उन लोगों ने ही मिलकर अपनी बेटी को मारा है, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, उसके ही पति ने साफिलिया अहमद को मारा है, सफोकेट करके पॉलिथीन से रख के। और उसने मना करने की कोशिश की, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन इफ्तिकार अहमद ने उसे नहीं सुना, उसे भी मारा पीटा और उसे भी धमकाया और वो भी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाती है। फिर उसके गवाही पे भी अब पुलिस के पास 2 गवाह होते हैं, फरजाना अहमद और अलीशा अहमद, तो दोनों के गवाह पे और पुलिस के पास ठोस सबूत भी होता है। तो अगस्त 2012 में दोनों को, यानी कि फरजाना अहमद और इफ्तिकार अहमद, दोनों को दोषी मानते हुए कोर्ट 25 साल की सजा सुनाती है। ये एक बहुत बड़ा ऑनर किलिंग का मामला होता है जिसमें अपने ही पेरेंट्स एक बच्चों की अच्छी सोच की वजह से उसे मार डालते हैं। साफिलिया अहमद के मेमोरी में उसके बर्थडे के दिन 14 जुलाई को नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनर किलिंग मनाया जाता है। तो ये थी साफिलिया अहमद की पूरी कहानी, किस तरह उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और कैसे उसके पेरेंट्स ही उसके गुनहगार होते हैं और 10 साल बाद उसके गुनहगारों को सजा मिलती है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि जो सज़ा उसके पेरेंट्स को मिली वो काफ़ी है। जो भी आपके मन में हो कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।